वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी यूपीपीसीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं यूपीपीसीएस की। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु होना आवश्यक है कितनी? यह प्रश्न अभी 68वीं बीपीएससी जो 12 फरवरी को हुई थी उसकी प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया था और इसका उत्तर है 21 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी। तो पंचायती राज संस्थाओं को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम जो हुआ था 1992 के माध्यम से भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। इसके 3 स्तर हैं, ग्राम स्तर, मध्यवर्ती, ब्लॉक, तालुका, मंडल स्तर और जिला स्तर। ठीक है, 1, 2 और 3। और 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1992 के अनिवार्य प्रावधान मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कुछ बुलेट पॉइंट। ठीक है, कौन कौन से? गांव में ग्राम सभा का आयोजन और पंचायत 3 स्तरों पर एक संस्था है, ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर। और पंचायत की सभी सीटों पर सीधा चुनाव होगा और मध्यवर्ती और जिला स्तर पर अध्यक्ष के पद के लिए जो चुनाव होगा वो अप्रत्यक्ष मतदान पद्धति के अनुसार होगा। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित पंचायत के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के मतदान का अधिकार। और क्या क्या? चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो निर्धारित की गई वो 21 वर्ष निर्धारित की गई। और पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। और पंचायतों की वित्त स्थिति की समीक्षा के लिए प्रत्येक वर्ष के बाद राज्य वित्त आयोग की स्थापना। ठीक है, सारे के सारे प्रावधान 73वें संविधान संशोधन 1992 में। और बाकी अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए यानी SC ST समुदाय के लिए और महिलाओं के लिए 1/3 सीटें जो है आरक्षित हैं पंचायतों में। और पंचायतों का कार्यकाल 5 साल के लिए निर्धारित किया गया था। और किसी भी पंचायत के अधिक्रमण की स्थिति में 6 महीने के भीतर नए सिरे से चुनाव कराए जाएंगे। इस चीज़ को भी याद रखिए। इन सारे पॉइंट से अलग अलग प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ एक शब्द आया अधिक्रमण। अधिक्रमण का अर्थ क्या होता है? किसी व्यक्ति या संस्था को दबा देना या हटा देना, उसके अधिकार अपने हाथों में ले लेना है और दूसरे को दे देना, यानी सुपरसेशन। देखिए, पंचायतों के चुनाव कराने के लिए राज्य वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान भी है 73वें संविधान संशोधन में। ठीक है, तो पंचायतों का चुनाव कौन कराता है? राज्य का वित्त आयोग। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सुप्रीम कोर्ट से है? कॉलेजियम प्रणाली, अपील क्षेत्राधिकार, मूल अधिकार क्षेत्र, ये सभी। देखिए, कॉलेजियम प्रणाली बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में भी है, तो हाई कोर्ट में भी है। अपीलीय क्षेत्राधिकार, मूल अधिकार क्षेत्र यानी मूल या आरंभिक या प्रारंभिक इंग्लिश में बोलते हैं इसको, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन पढ़ा चुका हूँ मैं अलग से। ये सारे के सारे करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। तो कॉलेजियम प्रणाली क्या है? यह न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है, न कि संसद के एक अधिनियम या संविधान के एक प्रावधान द्वारा। इसको याद रखिएगा। और सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम का नेतृत्व कौन करता है? CJI यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश करते हैं। और इसमें अदालत के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जाती है और कॉलेजियम के द्वारा नाम तय किए जाने के बाद ही सरकार की भूमिका होती है। अपील न्यायिक क्षेत्र की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय सभी न्यायालयों में अपील का सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, इसके अपीलीय क्षेत्राधिकार को विभाजित किया जा सकता है संविधान की व्याख्या से जुड़े मामलों में, यानी सिविल, आपराधिक या अन्यथा मामले। ठीक है, दीवानी मामले चाहे कोई भी संवैधानिक प्रश्न हो, और आपराधिक मामले। ठीक है, संविधान की व्याख्या से जुड़े मामले, दीवानी मामले और आपराधिक मामले। आपराधिक मामले चाहे कोई भी संवैधानिक सवाल हो। अब मूल, आरंभिक या प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र की बात करें सुप्रीम कोर्ट के, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, एक संघीय अदालत के रूप में सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयों के बीच विवादों का फैसला करता है। ये चीज़ मैंने आपको बताई होगी कैसे, कि एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी तरफ कोई और राज्य हो जाए या एक से अधिक राज्य हो जाए, या एक तरफ केंद्र सरकार हो जाए, दूसरी तरफ एक राज्य हो जाए, या दो से अधिक राज्य हो जाए, या फिर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच विवाद हो जाए, तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो है मूल क्षेत्राधिकार है, यानी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, इन दोनों विवादों में सर्वोच्च न्यायालय के पास अनन्य मूल क्षेत्राधिकार है। तीसरा प्रश्न है, राज्यसभा में निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व शामिल है? राज्यसभा में निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व में शामिल है? प्रतिनिधित्व शामिल है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य, अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों के द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य। नागरिकों के द्वारा सीधे चुने गए सदस्य तो होगा नहीं, इसमें 2 को हटा दो।
ठीक है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं इसमें बिल्कुल, अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए। ठीक है, अप्रत्यक्ष प्रणाली एक तरह से हो गया है। तो 1 और 3 सी है इसका आंसर। तो संसद के उच्च सदन या राज्यसभा या राज्यों की परिषद का गठन जो है 3 अप्रैल 1952 को किया गया था, और प्रथम सत्र 13 मई 1952 को आयोजित किया गया था। राज्यसभा को संसद का स्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि कभी भी यह पूरी तरह से भंग नहीं होता। संरचना या शक्ति, संविधान का अनुच्छेद 80 जो है राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित करता है, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 238 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। देखिए, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा जैसे मामलों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होता है। और राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया की बात करें तो राज्यसभा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति से होता है। तो तीसरा वाला स्टेटमेंट सही हो गया। ठीक है, दूसरा वाला सही है कि नागरिक सीधे वोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 73वें संविधान के बाद विकेंद्रीकरण किया गया पूर्ण व्यवस्था का, निर्णय लेने की शक्तियों का, न्यायिक शक्तियों का, प्रशासनिक शक्तियों का। 73वां संविधान संशोधन 1992 के बाद विकेंद्रीकरण किया गया। देखिए, न्यायिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण 15 अगस्त 1947 को हो गया था। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन तो 1992 में आया, तो थर्ड को हटा दीजिए, जहाँ जहाँ थर्ड है वो नहीं होगा। तो निर्णय लेने की शक्तियों का हो जाएगा, इसमें पूर्ण व्यवस्था का हो जाएगा, प्रशासनिक शक्तियों का हो जाएगा। तो 1 to 4 वाला ऑप्शन सी में है, तो सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से निम्न का विकेंद्रीकरण किया जाना है। निर्णय लेने की शक्तियाँ, ठीक है, प्रशासनिक शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, ठीक है। और स्वतंत्रता के बाद 15 अगस्त 1947 से जो है भारत में न्यायपालिका का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। और भारत में न्यायपालिका के 3 स्तरों को इस प्रकार विभाजित किया गया: जिला स्तर पर जिला और सत्र न्यायालय, राज्य स्तर पर राज्य का हाई कोर्ट, और शीर्ष पर होगा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो तीसरा वाला गलत है क्योंकि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा नहीं, बल्कि 15 अगस्त 1947 के बाद से। ठीक है, बाकी निर्णय लेने की शक्तियाँ, प्रशासनिक शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, इनको पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? इस प्रश्न को दूसरी तरह से पूछा जाता है कि केंद्र में जो मंत्रिपरिषद होती है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। यहाँ राज्य करके पूछा है। ठीक है, राज्य की जो मंत्रिपरिषद होती है वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और केंद्र की जो मंत्रिपरिषद होती है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये दोनों। देखिए, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद राज्यपाल को उनके कर्तव्यों के पालन में सहायता और सलाह देगी, सिवाय उन मामलों के जहां उन्हें अपने विवेक से अपनी शक्तियों का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई मामला राज्यपाल के विवेक के अंतर्गत आता है या नहीं, तो राज्यपाल का निर्णय इसमें अंतिम होगा, और राज्यपाल के कार्यों पर इस आधार पर सवाल नहीं उठाया जाएगा कि उन्हें स्वयं विवेक से कार्य करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अनुच्छेद 164 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका अर्थ क्या है? सभी मंत्रियों ने विधानसभा के समक्ष अपने सभी कार्यों के लिए जिम्मेदारी साझा की है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। यह प्रश्न अभी 68वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था, जो 12 फरवरी को हुई थी। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? भारतीय संविधान को बनाने में लगा था 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो संविधान सभा वर्ष 1949 में 26 नवंबर को संविधान को पूरा किया था। ठीक है, भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने और उसे अंतिम रूप देने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। भारतीय संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो 1946 में हुई थी 9 दिसंबर को, और संविधान बनाने में कुल 64 लाख रुपए का खर्चा आया था। संविधान सभा की कुछ महत्वपूर्ण सत्र हैं जो हुआ था। 1 मई 1949 में इस दिन राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि की गई। 22 जुलाई 1947 को इस दिन राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछते हैं इसको। 24 जनवरी 1950 को इस दिन राष्ट्रगान को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया, और 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा ने अपना अंतिम सत्र आयोजित किया था।
ये 3 चीज़ें 24 जनवरी 1950 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। कैल्प फॉरेस्ट यानी कैल्प वन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कैल्प वन कई अलग अलग प्रजातियों के सघन विकास से निर्मित जल के नीचे के पारिस्थितिक तंत्र हैं और कैल्प गहरे भूरे रंग के शैवाल होते हैं जो तट के निकट ठंडे अपेक्षाकृत उथले जल में पाए जाते हैं और यह खाद्य एवं ऊर्जा के लिए सूर्य के प्रकाश पर निर्भर होते हैं। ये सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं। बिल्कुल ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट कैल्प वन से संबंधित हैं जो कि सही है। तो डी है इसका आंसर। देखिए हाल के एक अध्ययन से पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण कैल्प वनों में कमी आ रही है और कैल्प वन कई अलग अलग प्रजातियों के सघन विकास से उथले जल क्षेत्र में निर्मित जल के नीचे के पारिस्थितिक तंत्र हैं। कैल्प गहरे भूरे रंग के शैवाल होते हैं जो तट के निकट ठंडे अपेक्षाकृत उथले जल में पाए जाते हैं और वे समुद्र तल से संबंधित होते हैं। अंततः जल की सतह तक बढ़ते हैं और खाद्य एवं ऊर्जा के लिए सूर्य के प्रकाश पर निर्भर होते हैं। कैल्प वन हमेशा जो है तटीय रेखा में पाए जाते हैं जिन्हें उथले अपेक्षाकृत स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है। ये जो है अकशेरुकीय मछलियों और अन्य शैवालों की सैकड़ों प्रजातियों को जल के भीतर आवास प्रदान करते हैं तथा उनका उच्च पारिस्थितिक और आर्थिक मूल्य है। तो सारे के सारे करेक्ट हैं, डी है आंसर। करंट अफेयर्स का प्रश्न है, भारत पर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पर्यटन मंत्रालय को इसका नोडल मंत्रालय बनाया गया और इस कार्यक्रम के दौरान देखो अपना देश, एक भारत श्रेष्ठ भारत, G20 और लाइफ मिशन की ब्रांडिंग एवं प्रचार प्रसार किया गया और इस आयोजन ने आदर्श वाक्य वोकल फॉर लोकल को भी बढ़ावा दिया। यह आयोजन, इस आयोजन, बिल्कुल ये तीनों के तीनों करेक्ट हैं। भारत पर्व से रिलेटेड अभी बनाया गया है जनवरी में। तो भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में 26 से 31 जनवरी 2023 तक 6 दिवसीय भव्य कार्यक्रम भारत पर्व का आयोजन किया और पर्यटन मंत्रालय को इसका नोडल मंत्रालय बनाया गया और इस कार्यक्रम में एक भोजन उत्सव यानी फूड फेस्टिवल, हस्तकला मेला, लोक और जनजातीय नृत्य कार्यक्रम, जनजातीय नृत्य प्रदर्शन, सांस्कृतिक मंडली प्रदर्शन और गणतंत्र दिवस झांकी का प्रदर्शन तथा रोशनी में डूबा लाल किला आदि शामिल हैं। इस कार्यक्रम के दौरान देखो अपना देश, एक भारत श्रेष्ठ भारत, G20 और लाइफ मिशन की ब्रांडिंग एवं प्रचार प्रसार किया गया और यह कार्यक्रम भारत की जैव विविधता में एकता का जश्न मनाने और अमृत काल के अगले 25 वर्षों में भारत को सभ्यता, संस्कृति, आध्यात्मिकता एवं विरासत का केंद्र बनाने का एक तरीका था और इस आयोजन ने आदर्श वाक्य वोकल फॉर लोकल को भी बढ़ावा दिया क्योंकि देश भर के कई कारीगरों ने जो है इसमें भाग लिया। इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रश्न पूछे जाने की संभावना पूरी आगामी परीक्षाओं में। हाल ही में अंडर 19 T20 महिला विश्व कप का पहला चैंपियन कौन सा देश बना है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत, पाकिस्तान। साउथ अफ्रीका में खेला गया ये मैच अंडर 19 T20 महिला विश्व कप इंग्लैंड को हराकर जीता भारत। सी है इसका आंसर। देखिए भारतीय अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने 29 जनवरी 2023 को नया इतिहास रच दिया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम जिसके नेतृत्व की बागडोर की थी सैफाली वर्मा ने ICC अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप की पहली चैंपियन बनी वो और यह जीत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ जब भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने विश्व कप का खिताब जीता। भारत ने इंग्लैंड को हराया और यह मैच खेला गया था फाइनल दक्षिण अफ्रीका के पोचेस्ट्रूम में। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी की थी और 17.1 ओवर में मात्र 68 रन ही बना पाया। इसके जवाब में भारतीय महिला अंडर 19 टीम ने मात्र 14 ओवर में ही 3 विकेट खोकर ये लक्ष्य जो है प्राप्त कर लिया और जीत गए। करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सवाल है, हाल ही में भारत के किस उद्यान या गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है? हैंगिंग गार्डन, चारबाग गार्डन, लोधी गार्डन, मुगल गार्डन। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, मुगल गार्डन। देखिए आज़ादी के अमृत महोत्सव की थीम को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने हाल ही में राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम बदलकर कर दिया अमृत उद्यान। मुगल गार्डन अथवा अब अमृत उद्यान जम्मू कश्मीर के मुगल गार्डन, ताजमहल के आसपास के बगीचों तथा भारत एवं फारस के लघु चित्रों से प्रेरित है
और वर्ष 1917 में बागवानी के निदेशक विलियम मस्टो के सहयोग से सर एडविन ल्यूटियंस के द्वारा मुगल गार्डन के डिजाइन को अंतिम रूप दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स 2023 रिपोर्ट जारी की गई है। यह निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है और ये नई रिपोर्ट है संस्था की? बताइए। नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक, यूएन यानी यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र, या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच? ये रिपोर्ट है संयुक्त राष्ट्र की। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने एक नई रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट 2023 जारी की है, जिसमें कहा गया है कि वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद यानी विश्व का जो जीडीपी है वो वर्ष 2022 में 3% से गिरकर 2023 में 1.9% होने की संभावना है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है कोविड-19 महामारी, यूक्रेन में युद्ध और इसके परिणाम स्वरूप जो है खाद्य एवं ऊर्जा संकट, बढ़ती मुद्रास्फीति, ऋण शक्ति और साथ ही जलवायु आपातकाल जैसे गंभीर तथा पारस्परिक रूप से जो सशक्त संघर्ष चल रहा है, ये सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित दो कथन है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। देखिए, इसे फरवरी 2019 को भूमि धारक किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। और यह योजना शुरू में उन छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए थी जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की भूमि थी, लेकिन बाद में इस योजना का दायरा सभी भूमि धारक किसानों को सम्मिलित करने हेतु विस्तारित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? केवल पहला, केवल दूसरा, दोनों के दोनों, या दोनों के दोनों सही नहीं है? 2019 की है या 20 की है ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि? बिल्कुल 2019 की यह योजना है और दूसरा वाला भी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। ग्रेटर स्कूप निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? गिद्ध को, चीता को, डॉल्फिन्स को, बत्तख को? ग्रेटर स्कूप बत्तख, डक। देखिए, बत्तख की दुर्लभ प्रजाति ग्रेटर स्कूप, जिसे स्थानीय रूप से सदागमन के नाम से जाना जाता है, इसको हाल ही में 94 वर्षों के अंतराल के बाद मणिपुर के विष्णुपुर जिले में लोकटक झील में देखा गया। और ग्रेटर स्कूप एक मध्यम आकार की गोता लगाने वाली बत्तख की प्रजाति है जो एनाटिडे वर्ग से संबंधित है। और बत्तख की इस प्रजाति को मणिपुर के पक्षी विज्ञानी कुमकुम जोगेश्वर और वन्य जीव खोजकर्ताओं के द्वारा देखा गया। यूपीएससी करती है ऐसे सवाल, पूछ रही है कि किसकी प्रजाति है, क्या है ये। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स एनडीआरएफ की स्थापना कब की गई थी? 2006 में यानी 19 जनवरी को, 2008 में यानी 20 फरवरी को, 2006 में 13 मई को, या 2008 में ही 16 अप्रैल को? नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स है 13 मई 2006 का। तो सी है इसका आंसर। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री ने हाल ही में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल को उसके 18वें स्थापना दिवस पर, ठीक है, बधाई दी। और एनडीआरएफ दुनिया की सबसे बड़ी त्वरित मोचन बल है जो आपदा मोचन के लिए जो है समर्पित है। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है भाई। 13 मई नहीं, 19 जनवरी होगा आंसर। ठीक है, 2006 तो है लेकिन 19 जनवरी है। ठीक है, 19 जनवरी 2006। और एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स दुनिया की सबसे बड़ी त्वरित मोचन बल है जो आपदा मोचन के लिए समर्पित है। और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का गठन वर्ष 2006 में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं हेतु विशेष मोचन के उद्देश्य से किया गया था। और वर्ष 2008 में कोसी नदी की बाढ़ जो है एनडीआरएफ का पहला मिशन था। ठीक है, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स का, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का। तो 19 जनवरी है, ना कि 13 मई। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर। अंतिम प्रश्न है ये। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
ठीक है, 2 बार चर्चा कर चुके हैं हम पहले भी। प्रश्न पूछने का तरीका ये भी हो सकता है, प्रश्न पूछने का तरीका वो भी हो सकता है कि सीधा-सीधा पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन से वो 2 राज्य हैं जो केन-बेतवा लिंक परियोजना से जुड़े हैं? तो सही उत्तर है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश की जो नदी है वो है केन नदी और उत्तर प्रदेश की है बेतवा नदी। देखिए, केन बेतवा लिंक परियोजना नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना है, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, जिसका उद्देश्य है उत्तर प्रदेश के सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मध्य प्रदेश की केन नदी के अधिशेष जल को बेतवा नदी में हस्तांतरित करना। और यह क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश के झांसी, बांदा, ललितपुर और महोबा जिले तथा मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, पन्ना और छतरपुर जिलों में फैला हुआ है। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी सही है। यहीं मध्य प्रदेश की जगह बिहार लिख देता तो गलत हो जाता दूसरा वाला स्टेटमेंट। फिलहाल करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, यहाँ पर सी है इसका आंसर। तो केन बेतवा लिंक परियोजना या केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना है, जिसका उद्देश्य है उत्तर प्रदेश के सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मध्य प्रदेश की केन नदी के अधिशेष जल को बेतवा नदी में हस्तांतरित करना। और यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश के झांसी, बांदा, ललितपुर, महोबा जिले तथा मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, पन्ना और छतरपुर जिलों में फैला हुआ है। इस परियोजना में 77 मीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा दौधन बांध एवं 230 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण जो है शामिल है। देखिए, केन बेतवा देश की 30 नदियों को जोड़ने हेतु शुरू की गई नदी जोड़ो परियोजनाओं में से एक है, रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। तो 15 प्रश्न थे, इन सभी टेस्ट का पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो, जो मिलेगा आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में ही। ये नंबर, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद। मतलब प्राप्त कर सकते हो आप।